व्हाट आई मीन टू से कि मंदिर के बाजू में जो घर होता है, मंदिर हम्म में से तो पॉजिटिव एनर्जी होती है, बट व्हाई देन वी से टू द क्लाइंट्स के नहीं, अकॉर्डिंग टू द वास्तु मंदिर घर के बाजू में नहीं होना चाहिए। हम्म। व्हाट इज द एनर्जी फ्लो दैट इज कमिंग टू दैट हाउस विच इज नॉट गुड? दैट इज व्हाट आई सी एम नॉर्मली अनएबल में टू ऐसा अंडरस्टैंड। माना जाता है, नॉर्मली मंदिर में का ये जो तात्पर्य है वो इस तरह से कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की, क्योंकि वहां पे अगर हीलिंग होती है तो व्हाट दे रिलीज इज नेगेटिव एनर्जी, द प्रीमाइस इटसेल्फ इज पॉजिटिव, आपको ये समझना पड़ेगा, है ना। पर लेकिन हम उसमें जो गुम्बज बनाते हैं, है ना, तो उसका कारण क्या है कि जो नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है लोगों की वहां पे, वो रिलीज होती है और यूनिवर्स में जाती है, और नई एनर्जी आती है जो वहां पे उनको मिलती है, और उसके कारण, है ना, ये सब सारी चीजें बन मानी जाती हैं। दूसरा ये है, इसके लिए घर के अंदर जो हम मंदिर बनाते हैं उसमें ये शेप हम मना करते हैं, क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट ओपन टू द स्काई नहीं रह पाता है, यस और नो। तो इसके लिए घर के मंदिर में हम ये गुमज का शेप अवॉइड करते हैं, या उनको बोलते हैं निकाल दो। लेकिन बाहर के बड़े बड़े मंदिरों में वो मेन होता है, और उसके ऊपर एक कलश होता है, और उस कलश में पता है आप सबको एक माइन्यूट होल होता है, वो पता है कितने लोगों को? इज एनीवन अवेयर? तो बेसिकली क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज्ड ऑफ पीपल गोइंग टू द टेम्पल, एंड दैट एनर्जी विच इज रिलीज्ड नॉर्मली इज नेगेटिविटी, प्लस ज्यादातर लोग वहां पे नेगेटिव थॉट माइंड से भी आते हैं, और फिर, है ना, अपना रोना भी धोते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो आते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं। प्लस दूसरा ये भी है जो रिसेंटली मैं काफी साल पहले मुझे समझ में आया, वो ये है कि मंदिर एक पवित्र स्थान माना जाता है, और घर में काफी अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं। तो इसके लिए कुछ हद तक एक टेम्पल के कुछ हद तक हमारे अगर रेसिडेंशियल प्रीमाइसिस ना हो तो बेटर है। क्यों? क्योंकि एक तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी भी इतनी स्ट्रांग होती है जो हम लोग झेल नहीं सकते हैं, ये एक कारण है। दूसरा, वहां पे नेगेटिविटी रिलीज होती है। और तीसरा, एक्टिविटीज दोनों में बहुत तफावत है, रेसिडेंस में और एक मंदिर में। हाँ, वहां पे अगर समझो स्कूल है तो चलेगा, क्यों? क्योंकि वो 2 4 6 घंटे चलता है। फिर वहां पे अगर कोई समझो साधु लोगों के या ऐसे लोग हैं जो मैरिड नहीं है, ऐसे लोगों के अगर लोग रहते हैं आजू बाजू में जिनका सन्यासी टाइप माइंडसेट है, तो उनको तकलीफें नहीं आएंगी। तो ऐसी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि होना ही नहीं चाहिए, किसका होना चाहिए, हाँ, तो ऐसे आंसर्स है उसमें। आर यू गेटिंग इट? Yes, इज क्लियर कि और कुछ मैं आपको बताऊं इसके बारे में? yes, I'm getting it, but still, एक बिकॉज मैंने भी थोड़ा बहुत रिसर्च किया है इसके बारे में, बहुत देखा है। लाइक कॉमर्शियली दे आर पीपल आर डूइंग गुड, बट घर के अंदर दे आर नॉट डूइंग गुड। हाँ, मैंने क्या बात की, 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस फॉर एनी रेसिडेंशियल, क्या थे वो? मेन डोर, किचन और बेडरूम। ठीक है, एवरीवन क्लियर विद दिस पॉइंट? यस और नो? यस। यस। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि एक नॉर्मल इंडियन घर की मैं बात करूं, अगर 4 लोग या 6 लोग या 8 लोग रहते हैं, तो हमारा किचन कम से कम 4 5 से 6 घंटे चलता है, यस सर। क्योंकि हमारा एक्टिव किचन होता है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच, और फिर इवनिंग टी बोलो, और रात का खाना, है ना। तो आराम से 5 से 6 घंटा एक्टिव किचन होता है। फिर हमारी वाइफ या मदर कुक करेगी या फिर बाहर से कोई आएगा, लेकिन एक्टिव किचन होता है 6 से 8 घंटा आराम से। दो, अगर एक फैमिली 4 लोगों की 8 लोगों की रहती है तो ठीक है। दूसरा, हम बेडरूम में नॉर्मली मिनिमम टू मैक्सिमम कितने घंटे सोते हैं? 8 घंटे। 8 घंटे, 6 to 8 आवर्स, ठीक है ना। तो नॉर्मली 24 घंटे में अगर हम 8 घंटे पकड़े तो कितना परसेंटेज हो गया? 30%। 33% हो गया, यस और नो? 100% में से 24 आवर्स में से 8 घंटे अगर हम सोते हैं तो 33% हो गया। इसका मतलब अगर 60 साल का आदमी का अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो उसने कितने साल सिर्फ सो के ही बिताए? क्या है वो 20। कैलकुलेशन? एक 20 मिनट बाई। एक मिनट एक मिनट रणवीर जी, एक मिनट, दूसरे लोगों को बताने दीजिए। 18 years। नहीं, 60 ईयर का पर्सन 8 घंटे अगर रोज सोता है तो कितने साल सिर्फ सो के ही बिताता है? 18 वेरी, years। Automotive 22 years. इट इज एक्चुअली 20, नॉट 18, नॉट 22, 20 ईयर्स। 33% पकड़ेंगे आप, है ना। 60 साल का डिवाइड कर दो 3 पार्ट में, तो 20 साल रफली। तो 1822 चल सकता है, पर मोस्टली 20 ईयर्स, यानी 60 साल का आदमी 20 साल सिर्फ सो के ही बिताता है। आर यू गेटिंग इट? और सोते क्यों हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है।
चलो 8 घंटे सोते हैं, यानी हम 33% ऑफ द लाइफ सिर्फ सोते हैं। अगर वही हम काम करते तो और कितने करोड़ रुपए कमा लेते, है ना। तो चलो वो उसको साइड में फिलहाल रखते हैं। सबसे बड़ी बात, व्हाई डू वी गो टू स्लीप? तो शैलेश जी आपका आंसर उसी में आएगा आज या कल में, ठीक है। व्हाई डू वी गो टू स्लीप, हु विल टेल मी? हाँ, संदीप जी बोलते हैं माइंड बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। 1 मिनट। अब संपत जी आप क्या बोलना चाहते हैं? बॉडी को री एनर्जाइज करना पड़ता है। ओके, यस शैलेश जी आप क्या बताना चाहते हैं? It's a system whereby your body regenerates lot of things. बरोबर है, बॉडी रीजनरेट, सबको क्लियर है ये बात कि बॉडी रीजनरेट करने के लिए हम सोने को जाते हैं, वी गो टू स्लीप, बरोबर है। तो क्या होता है जनरली, है ना, हमारी बॉडी 50-60 ट्रिलियन सेल से बनी है और 3 से 4 महीने में ये सारे के सारे सेल नए बनते हैं। तो एक दिन में नहीं होता है प्रोसेस, है ना। एवरी डे लैक्स ऑफ सेल्स डाई करते हैं, मरते हैं, नए सेल्स बनते हैं, इसी को हम रीजनरेट कहते हैं। और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलते रहता है। जब हम सोने जाते हैं तब हो पाता है, दिन में जब हम काम करते हैं तब ये प्रोसेस नहीं हो पाता है। आर यू गेटिंग इट क्लियर? तो रात को हम सोने को इसलिए जाते हैं, व्हाई वी गो टू स्लीप इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन, कि अब टोटली, है ना, रिलैक्स होके बॉडी इस काम को ठीक से कर सके, ताकि नए सेल्स बनेंगे, वो रिप्लेस होंगे। नए सेल्स बॉडी से जो, है ना, वेयर एंड टेयर हो गए, उनको बॉडी अब बॉडी से बाहर फेंकेगी। तो जो सुबह हम टॉयलेट में जाते हैं, है ना, उसमें आधा जो कचरा होता है ना, वो हमारे बॉडी के डेड सेल्स का होता है, और आधा हम जो खाना खाते हैं वो उसका होता होगा। दूसरा, इवन घर पे जो हम झाड़ू लगाते हैं, अब यहाँ पे बहुत लोग चौंकेंगे, तो उसमें जो मिट्टी जमा होती है ना, वो आधी हमारी बॉडी की डेड सेल्स की होती है, जो सरफेस ऑफ द स्किन से निकलती है। पता है हम सबको? नहीं पता ये बात? नहीं पता है ना, तो लिख के रखो। तो आधी मिट्टी, है ना, आधी मिट्टी तो चलो एटमॉस्फेयर से आती है, क्योंकि इंडिया में पोल्यूशन भी इतना है मिट्टी का उड़ने का। लेकिन आधा जो है वो हमारे बॉडी का डेड सेल्स, जो, क्योंकि सरफेस पूरा बॉडी का स्किन कितना बड़ा है, और अपने आप में वो भी एक, है ना, सरफेस जो बॉडी का कचरा निकालने का ही ऑर्गन है स्किन। पता है कि नहीं सबको? स्वेटिंग होना या, है ना, डिटॉक्स होना, तो स्किन का सबसे बड़ा, पूरा बॉडी का सबसे बड़ा अगर कोई एक मैकेनिज्म है, सिस्टम, तो हमारी स्किन है, जिससे हमारी बॉडी का कचरा और निकलता है, अदर देन टॉयलेट एंड सुसु, ठीक है ना। तो डेड स्किन, जो रात को हम सोते हैं तो बॉडी के सरफेस पे डेड स्किन होती है, वो सुबह को निकल के झरती है, और वो हमारे कचरे में वो भी आती है। अब समझ में आ रहा है व्हाई वी गो टू स्लीप? तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूसली हैपेंस। अब ये प्रोसेस को हिंड्रेंस कहां से आता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम शुरू होता है वहां पे। इस प्रोसेस में हिंड्रेंस कहां से आता है? और इसके लिए वहां पे इंटरफेरेंस करना पड़ता है उन वास्तु वालों को जो उस हिंड्रेंस पे काम करते हैं। तो सबसे पहला वो हिंड्रेंस क्या है, और कौन से वास्तु कंसल्टेंट उस हिंड्रेंस का सॉल्यूशन दे सकते हैं? ये 2 क्वेश्चन मेरे हैं यहाँ पे। If your body's 7 chakras and 72,000 nadis remain aligned, so what are the possibilities that can happen in your body? और अगर पता वो नहीं है। अलाइंड नहीं रहते हैं तो लॉन्ग टर्म में क्या पॉसिबिलिटीज है आपके बॉडी में? बीमारी बढ़ सकती है, अलाइन नहीं तो बीमारी बढ़ सकती संजय जी कहते हैं बीमारी बढ़ने के या होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, डिस्कम्फर्ट या डिसईज हो सकती है बॉडी में, ठीक है ना, वो होती है, वो मैं आपको और क्लेसिफाई कल करूंगा, ठीक है ना। तो अलाइनमेंट होने से फिर क्या होता है? तो इसका मतलब, क्योंकि हम मंदिर में जाते ही उस काम के लिए थे, आपको मालूम है, वहां पे मंदिर में जाने का जो तात्पर्य था, एक्चुअल ओरिजिनल, वो उस स्ट्रक्चर के इस फॉर्म से लेके था कि वहां पे जाने पे हमारे बॉडी के 7 चक्रास अलाइंड होते हैं। पर बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर विल बी क्वेश्चन रेज कि व्हाई आई एम गोइंग देयर। इसके लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे मूर्ति का आना, फिर, है ना, दिया करना, आरती करना, ये सारी प्रक्रियाएं करना, वहां पे मेडिटेशन करना, जप तप करना, मंत्र जाप करना या पूजा करना वगैरह वगैरह, धीरे धीरे चीजें ऐड होती गई। वो सारी इसलिए ऐड होती गई सो दैट यू स्पेंड मोर टाइम इन दैट प्रीमाइस which will help align your 7 chakras, and the more your 7 chakras remain aligned, automatically your body's discomfort and disease will start to vanish or will start to heal, because body can only heal itself when it is more aligned in the form of 7 chakras, because its 72,000 nadis get aligned.
दैट इज वाई बॉडीज हीलिंग सिस्टम, हीलिंग मैकेनिज्म्स वर्क। तो ये सिलसिला पहले के जमाने में हमारे घरों में इजीली होता था, जब इलेक्ट्रिसिटी और ये सारे अलग अलग तरह के नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं होते थे। लेकिन वही आज के तारीख में आने के कारण ही हमारी लाइफ का जो पूरा पीरियड है वो आधा हो चुका है। पता है आपको, नॉर्मली 120 साल, लेकिन आज के तारीख में 60 से 80 साल का हो चुका है। उसका वन ऑफ द बिग रीजंस है ना, बिकॉज या 7 चक्रास एंड 72,000 नाडीज डोंट रिमेन अलाइंड। दैट इज व्हाई 24/7 हम लोग, हमारी बॉडी हील्ड फॉर्म में नहीं रहती है, वो कंटिन्यूसली है ना डिजीज्ड या डिस्कंफर्ट जोन में रहती है। और वो जब वो ज्यादा से ज्यादा मिस अलाइंड रहती है उसके 7 चक्रास और 72,000 नाडीज, उसी के कारण है ना धीरे धीरे बॉडी में प्रॉब्लम्स या इश्यूज शुरू होते हैं और फिर लॉन्ग टर्म डिजीज कंटिन्यूसली रहती है। क्या आपने कभी 100 साल पहले सुना था कि इंडिया एक कैपिटल था डायबिटीज का? ये बात अलग है कि फ्री में शुगर मिलने के कारण हम शुगर के इतने आदी हो गए, पर क्या शुगर ही कारण है डायबिटीज का? नो सर। हाँ, खाली शुगर ही कारण नहीं है, लाइफस्टाइल भी है। लेकिन उन सब के साथ उसको जो कंटिन्यूटी देती है ना, हिंड्रेंस, कंटिन्यूस उसको लिंगरिंग इफेक्ट देने का जो कारणीभूत है, वो ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। मंदिर अगर बाजू में है हमारे घर के रेसिडेंस के आजू बाजू में, तो वाई इट इज नॉट गुड, ठीक है ना। मेन रीजन अपना बेडरूम, दूसरा मेन रीजन है ना घर का वातावरण, वहां पे होने वाली एक्टिविटीज, और एक मंदिर के होने वाली एक्टिविटीज, दो। तीसरा पॉइंट, घर के वाइब्रेशंस और वहां के मंदिर के वाइब्रेशंस, और उसमें से रिलीज होने वाले वाइब्रेशंस, एक नेगेटिव रिलीज होते हैं, दूसरा उसमें पॉजिटिव इतने ज्यादा होते हैं कि नॉर्मली हम घर पे उतने वाइब्रेशंस नहीं झेल पाते हैं, क्योंकि मंदिर में काफी लोग जाते हैं, वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं, नेगेटिव रिलीज करते हैं, पॉजिटिव एब्जॉर्ब करते हैं, वहां पे वो ठीक है। घर के अंदर वो वाइब्रेशंस इतने पॉजिटिव आएंगे तो हम उसको नहीं झेल पाएंगे, वो आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए उसके बाजू में नहीं, लेकिन वो मंदिर का जितना हाइट है उसका एडिशनल डबल द साइज को छोड़ के, अगर समझो ग्राउंड फ्लोर का ही मंदिर है ना, तो समझो 15 फुट या 20 फुट का है, तो 40 फुट जगह छोड़ दो आप इर्द गिर्द, है ना, पूरे सरकमफ्रेंस में, तो उसके बाहर अगर आपका जगह होगा तो उतना वो इफेक्ट नहीं करता, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करता है। अगर वो मंदिर समझो 1 माले का है, यानी कि समझो 30 फुट का है, तो 60 फुट जगह छोड़ के आप अगर रहेंगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, ये आपको समझना पड़ेगा। हाँ, बाकी अगर बात करो जूनी वैदिक सिस्टम में, तो मंदिर के हाइट के बराबर हमारे रेसिडेंशियल यूनिट उससे बड़े नहीं होने चाहिए। ये जो सारी बातें वो सिटी में तो आज के तारीख में थोड़ी कम ही लागू पड़ती है, वो ज्यादातर है ना आपके विलेजेस में ही लागू पड़ती है, ज्यादातर सिटीज में तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, और इसके लिए जो लोग ज्यादा फिर मंदिर के बाजू में एकदम रहते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कतें आती है। उसका कारण ये है because of the energetic differences that is there in between these two properties and the negative energy which is getting released, the properties positive energies, plus वो किस तरह के वहां पे है ना अंदर कौन से गॉड को वहां पे स्थापित किया गया है, तो उनका भी अलग अलग सारा कुछ होता है, तो वो भी सारी रीजंस होते हैं, ठीक है ना। तो वो मेजर कारण है कि जगह के बाजू में, आपके प्रॉपर्टी के बाजू में, रेसिडेंशियल यूनिट के बाजू में अगर मंदिर है, तो कमर्शियल में क्यों कम और रेसिडेंशियल में क्यों ज्यादा इफेक्ट आता है, क्योंकि रात में वहां पे मंदिर में लोग कम से कम या ना के बराबर होते हैं, लेकिन पॉजिटिव वाइब्रेशन तो उतने ही हैवी होते हैं। और अगर वहीं पे आप ज्यादा बाजू में, और रात को 8 घंटे जो सोने की गतिविधियां है हमारी, उसमें जो बॉडी की सारी जो सिस्टम की क्लींजिंग होती है, उसमें फिर वो सारी दिक्कतें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो हम बात करते हैं वो इफेक्ट कर सकते हैं, है ना। ऐसे सारे अलग अलग कारण है, ठीक है।